आवाज मेरी आ रही है आप लोगों को? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? चैट में एक बार बताइएगा। गुड इवनिंग अनुजा जी, आवाज मेरी आ रही है तो एक बार कंफर्म कर दीजिएगा आप लोग। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? अनुजा जी, आवाज मेरी आ रही है? चलिए फिर क्लास शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। क्लास फिर शुरू कर देते हैं हम लोग। कहां गई मेरी फाइल? चलिए अनुजा जी, सानू चौधरी जी, राहुल रंजन जी, आवाज क्लियर है तो क्लास शुरू कर देते हैं हम लोग। ठीक है, क्लास शुरू करते हैं। फाइल तब तक खुल रही है, बस 1 मिनट लगेगा, फाइल खुल जाएगी। हम लोग शुरू करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे, जो है हम लोग पढ़ लेते हैं, जीएसटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जीएसटी के बारे में पढ़ के खत्म करेंगे। कल सुबह सुबह सिर्फ हम लोगों के पास जो टारगेट रहेगा, 4 चैप्टर हम लोगों का बायो है और 1 घंटे का काम केमिस्ट्री में है, तो उतना तो हम लोग कर ही लेंगे। 4 घंटे में तो खत्म ही हो जाएगा, 3 ही चैप्टर तो है। आगे देखते हैं क्या है। ये तो हो गया आपका जो है आरबीआई की जो पॉलिसी है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर हो गया, ओएमओ हो गया, बैंक रेट हो गया। ये सारी चीजें जो है मनी के प्राइस को मेंटेन रखने के लिए या मार्केट में महंगाई को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई का अपना यह तरीका होता है। चलिए अब हम बात करेंगे जीएसटी के ऊपर। जीएसटी क्या है? जीएसटी जिसे हम बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में आप लोगों को थोड़ा डिटेल में जानना चाहिए। डिटेल में इसलिए जानना चाहिए कि भारत में जो टैक्सेशन का सिस्टम था उसमें स्टेट के भी अपने टैक्स हुआ करते थे। जैसे सेल टैक्स होता था, जैसे वैट टैक्स होता था, ये सारे टैक्स जो होते थे स्टेट भी लगाते थे। अब कोई व्यापारी है, आप एक ट्रेडर हैं, आप कोई सामान माल भेज रहे हैं, आप बिहार से दिल्ली भेज रहे हैं या आप जो है बंगाल से दिल्ली भेज रहे हैं, तो अब जिस जिस स्टेट से होके माल जाएगा वहां वहां जो है सेल टैक्स के कर्मचारी खड़े रहेंगे और वो देखेंगे कितना माल है, क्या माल है, कैसा है, हर चीज को वो देखेंगे। ठीक है, हर चीज को देखेंगे और वह जो है हर जगह बड़ी दिक्कत होगी। ट्रक को हर एक नाके पे रोका जाता था, बहुत सारे रूल रेगुलेशन थे। तो ऐसा देखकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह प्लान बनाया कि हम कुछ ऐसा टैक्सेशन का सिस्टम ले आते हैं जिससे क्या हो कि सारा का सारा टैक्सेशन का हिसाब किताब जो है इजीली जो है सॉल्व हो जाए और एक ही बार हम रजिस्ट्रेशन करें, एक ही फॉर्म भरें, हर स्टेट का अपना फॉर्म ना भरना पड़े। जैसे C4 फॉर्म होता था, यूपी का अलग है, बिहार का अलग है, बंगाल का अलग है, असम का अलग है। अब कोई ट्रक असम से या मणिपुर से माल लेकर आएगा तो हर एक स्टेट का वो फॉर्म भरेगा। जो सेल टैक्स का एक रिसिप्ट होती थी, फॉर्म होता था, पता नहीं क्या क्या बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन होती, तो बड़ी दिक्कतें होती थी। डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा था, समस्या बहुत ज्यादा थी। तो सरकार ने कहा कि नया टैक्सेशन का सिस्टम लाएंगे। लेकिन जब टैक्सेशन का सिस्टम आएगा तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्लैश क्रिएट करेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लैश इन द सेंस कैसे होता है कि ये टैक्स जो होती है स्टेट गवर्नमेंट भी ले रही है। अब हर स्टेट गवर्नमेंट अपना टैक्स कलेक्ट कर रही है तो अपना टैक्स कोई नहीं छोड़ना चाहता। पैसा कौन छोड़ना चाहता है? सरल भाषा में बताइए, पैसा कोई नहीं छोड़ना चाहता। तो इस चक्कर में अगर देखा जाए तो स्टेट बड़े नाराज थे कि हम क्या करेंगे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पूरे भारत में एक यूनिफॉर्म सेल टैक्स का कॉन्सेप्ट ले आएगी तो स्टेट के हाथ में सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या रहेगा। तो फेडरल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट, भारत में तो यूनियन गवर्नमेंट ही बोला जाएगा, यूनियन गवर्नमेंट इस तरह की अगर व्यवस्था लाएगी तो फिर बड़ा दिक्कत हो जाएगी। तो इसमें समस्या ये थी कि जो टैक्सेशन कलेक्शन होगा वो एक ही अकाउंट में जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में जाएगा। बाद में वो फंड स्टेट को जो है उसी हिसाब से जितना स्टेट का बनता है उसको उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो एक बड़ी ये प्रक्रिया जो थी बिजनेसमैन, उद्योग धंधों के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल थी। लेकिन स्टेट को हमेशा इस बात का डर लगा रहता था कि मेरे हाथ से तो पैसा गया, मेरे हाथ से जैसे ही पैसा जाएगा तो ये तो दिक्कत हो जाएगी। अब टैक्स का कलेक्शन का जो मामला था,
टैक्स कलेक्शन का जो मामला था बेसिकली कॉन्करेंट लिस्ट का था, यानी कि जो हमारी जो है इसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट भी टैक्स लगाती थी और स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स लगाती थी। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दा बन गया। तो इसके लिए संविधान में बड़े बड़े संशोधन करने पड़ेंगे, बड़े अमेंडमेंट करने पड़ेंगे, और जब ये अमेंडमेंट पास हो जाएंगे तब जो है स्टेट गवर्नमेंट जो होते अपने राइट को छोड़ेंगी और क्या होगा, और तब उसके बाद यह जो है यूनिफॉर्म टैक्स की पॉलिसी पूरे देश में लागू हो पाएगी। तो इसके लिए क्या किया गया कि इसके लिए एक संशोधन लाया गया, ठीक है, इसके लिए जो है एक संशोधन लाया गया, एक अमेंडमेंट ले आया गया, और ये अमेंडमेंट भारत के संविधान में 101 जो अमेंडमेंट था ये इसी से रिलेटेड था। ये बहुत दिन से पेंडिंग पड़ा हुआ था, जो फाइनली जो है 2016 में पास हो जाता है, और उसके बाद जो है जीएसटी के तहत बहुत सारे चीज़ों पर जो जीएसटी लग जाती है, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सिंपल सा टैक्स एक लगा दिया जाता है। लेकिन अब इसको मैनेज करना भी अपने आप में बड़ा चैलेंजिंग था। लेकिन यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट और आबकारी यानी कि शराब वगैरह और नशीले पदार्थों के ऊपर भी टैक्स अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में दे देंगे तो हमारे हाथ में कुछ नहीं बचेगा। तो उन लोगों ने कहा कि देखिए पेट्रोलियम पे अच्छा खासा रेवेन्यू आता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे जैसे पेट्रोल वगैरह पे अच्छा खासा रेवेन्यू आता है। तो स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि हम अभी ये तुरंत जीएसटी के अंडर में इसको नहीं जाने देंगे, क्योंकि अगर अचानक सब कुछ स्टेट के हाथ में चला, स्टेट के हाथ से निकल के सब कुछ जो है एक जैसा जो होता है ना, इस जीएसटी के हाथ मतलब जीएसटी जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट सब कुछ कलेक्ट कर रही है, उसके पास चला गया तो स्टेट के पास कुछ खास नहीं बचेगा। तो इसलिए इन लोगों ने बहुत सारी चीज़ों पे, जैसे आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गया और कौन कौन सा सामान हो गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गया, आपका आबकारी, अल्कोहल, शराब वगैरह जो है अभी भी स्टेट के हाथ में है। तो स्टेट जो है उससे अपना रेवेन्यू जनरेट करके काम चला रहा है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो इकट्ठा होता है बाद में स्टेट वाइज जो होता है वो उनको उनका टैक्स में हिस्सा मिल जाता है, वो लोग अपना जीएसटी क्लेम कर लेते हैं। तो जीएसटी के बारे में अगर देखा जाए तो 1 जुलाई 2017 से गुड्स एंड सर्विस टैक्स सिस्टम इंप्लीमेंट कर दिया गया। ऑल टैक्स करेंटली लीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट आर बोथ will be replaced by a single GST applicable to all goods and services. The GST tax rate on item will remain the same across the country. अब यहाँ पे जो है टैक्स का जो हिसाब किताब देखा गया है क्या है कि पूरे देश में जो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और तरह तरह के टैक्स होते थे गुड्स और सर्विसेज पे, उनको रिप्लेस कर दिया गया। अब सिर्फ एक ही टैक्स लगेगा, जीएसटी का टैक्स लगेगा, और जीएसटी के टैक्स का जो है परसेंटेज, कितना परसेंट टैक्स लगेगा, क्या भाग जीएसटी का कितना टैक्स लगेगा, वह पूरे देश में एक प्रोडक्ट के ऊपर सेम टैक्स होगा। जैसे मान लेते हैं कोई प्रोडक्ट हरियाणा में बन रहा है तो हरियाणा गवर्नमेंट उस पर छूट दे देती थी, तो यहाँ पे वो आइटम जो था उस पे कोई टैक्स नहीं था, लेकिन वही आइटम अगर चेन्नई जाता था तो उस पे टैक्स लग जाता था। अब ऐसा नहीं होगा, पूरे भारत में उस आइटम पे एकदम यूनिफॉर्म टैक्स लगेगा, कोई बदलाव नहीं। देखिए कोई चेंजेस नहीं होगा। टैक्सेशन अपने आप में बड़ा यूनिक चीज है। टैक्स जो होता है ना, फिर जो हमारे देश का जो नेशनल इंटीग्रेशन है उसमें बड़ा भारी योगदान करता है। अगर आप देखेंगे कि बड़े बड़े जो साम्राज्य बने थे और बड़ी बड़ी क्रांतियां जो हुई थी, उनके पीछे टैक्स भी एक बड़ा मेजर इश्यू हुआ था। जैसे अमेरिका की रिवॉल्यूशन, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, यही था ना बोस्टन टी पार्टी में क्रांति हो जाती है। फ्रांस में अलग अलग एक ही सामान, 1 मीटर कपड़ा किसी एक स्टेट में फ्रांस के कुछ और होता था, दूसरे स्टेट में वो 90 सेंटीमीटर का 1 मीटर माना जाता था, किसी और स्टेट में जाए तो 110 सेंटीमीटर का 1 मीटर माना जाता था। कहीं पे कुछ टैक्स है, कहीं पे कुछ टैक्स है, तो जनता और व्यापारी, बिजनेस करने वाले दोनों नाराज होंगे। तो इसका सलूशन ये है कि अगर हम यूनिफॉर्म टैक्सेशन का सिस्टम लाए, नेपोलियन ने यही किया था ना, अपने नेपोलियन ने जो कोड लिखे थे, नेपोलियनिक कोड जो बनाए थे, उसमें जो है यही सब चीजें थी, और भी बहुत सारी चीजें थी, सोशल सुधार भी थे। तो टैक्स को अगर हम यूनिफॉर्म पूरे देश में कर दें तो ये ठीक वैसा है जैसे एक ही करेंसी पूरे भारत में चल रही है। जैसे एक टाइम पे कश्मीर में एक मूवमेंट चला था कि हम भारत से अलग हो जाएंगे, चला था, काफी समय तक चला, लेकिन वो लोग भारत की करेंसी को रिजेक्ट नहीं कर पाए, क्योंकि करेंसी जो रिजेक्ट कर देंगे तो वो अपनी करेंसी का कॉन्सेप्ट ही नहीं उनके पास है, दिक्कत हो जाती। तो करेंसी क्या कर रही थी, यहाँ पे उनको जाने से रोक रही थी, टूटने से रोक रही थी। टैक्सेशन, यूनिफॉर्म टैक्सेशन देश को एक बनाएगा,
एक टाइम जोन, अब जैसे अरुणाचल प्रदेश का देखें तो गुजरात के टाइम जोन से मिला है तो 1.5 से पौने 2 घंटे पहले वहाँ सूरज निकल जाता है। यानी कि वहाँ जो है 5 बजे सूरज निकल, जब जो है गुजरात में सुबह होगी तो वहाँ पे हो सकता है कि 8 बज गया हो। जब गुजरात में मतलब टाइम का तो हम नहीं कहेंगे, टाइम जोन तो एक ही है। मतलब जितना सूरज यहाँ अभी हल्का हल्का लाल दिख रहा होगा गुजरात में 8 सुबह का 6 बजे, लेकिन उतना टाइम पे वहां पे जो अरुणाचल प्रदेश में सूरज एकदम सर पे चढ़ाएगा, ऐसी धूप दिखाएगा जैसे गुजरात में 11 बजे वाली धूप हो। तो बहुत ज्यादा अंतर है। तो लोग बार बार कहते हैं कि 2 टाइम जोन कर दो, क्योंकि सुबह सुबह ऑफिस का टाइम वहां दोपहर में शुरू होता है। 11 मतलब जितना धूप यहाँ पे 9 बजे होगी उतना धूप वहां 11 बजे हो जाती है। तो यह बड़ा टाइम का इश्यू हो जाता है। तो लोग कहते हैं भारत में 2 टाइम जोन होना चाहिए। भारत सरकार बोली ना ना ना, टाइम जोन 2 हो जाएगा तो रेलवे का जो टाइम जोन है, जो आपका जो है एरोप्लेन का टाइम जोन है, बैंक खुलने का टाइम जोन है, सब कुछ मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। और जब ये टाइम जोन हम उनको अलग दे देंगे तो एक अलग जियोग्राफिकल रीजन मतलब टेरिटरी की तरह बिहेव करने लगेंगे। तो एक तरह से हम जो है डिसइंटीग्रेशन को ही प्रमोट करेंगे। तो हमें सिंगल टाइम जोन ही चाहिए। तो इस वजह से सिंगल टाइम जोन है। दूरसंचार के नियम जो एक होंगे, डिफेंस का मामला सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगी। क्या है ये? देश को बचाने का तरीका होता है, देश को जो है अखंड रखने का तरीका होता है। तो ये टैक्सेशन भी उसका एक टूल है। अगर बहुत डेप्थ में जाके देखें तो अगर हमारे पूरे देश में सिमिलर टैक्स होगा तो लोग एक जैसे चीजों को एंजॉय करेंगे, मतलब एक जैसा अमृत पिएंगे, एक जैसा जहर पिएंगे। सीधी बात है। जब पूरा का पूरा टैक्सेशन सिस्टम एक होगा तो ये होगा। 2016 को 8 सितंबर 2016 को अधिसूचित 101वें संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी को लागू किया गया। जीएसटी के तहत वस्तुओं और सेवाओं पर इन दरों पर टैक्स लगेगा। अलग अलग कमोडिटी का ग्रुप बनाया गया। किसी पे 0.25%, किसी पे जो है 5%, किसी पे 12%, किसी पे 18% और 28% का रखा गया। अब परिष्कृत रत्नों और रत्न पत्थरों पे 0.25% की विशेष दर से और सोने पर 3% अतिरिक्त कर लगाया जाएगा। ये जो है अपना हिसाब किताब है जीएसटी का। ठीक है। अब यहां पे देखा जाए तो जीएसटी के सब स्लैब बनाए गए। इसी के अनुसार जो है जीएसटी का टैक्स जो है हम लोग देंगे। ठीक है, ये स्लैब बना लिए गए। जीएसटी के परिभाषा के अनुसार मानव उपभोग के लिए अल्कोहल को जीएसटी के दायरे के बाहर रखा गया है। दूसरी ओर 5 पेट्रोलियम उत्पाद, कच्चा तेल, मोटर स्पिरिट, पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल, नेचुरल गैस और एविएशन टरबाइन ईंधन को अस्थायी रूप से जीएसटी से बाहर रखा गया है। इन 5 चीजों पर जीएसटी लागू करने का अभी डेट निर्धारित नहीं किया गया है। हम इसको बाद में देखेंगे। कौन कौन सा है? पेट्रोलियम के जो प्रोडक्ट है, क्रूड ऑयल हो गया, मोटर स्पिरिट यानी पेट्रोल हो गया, हाई स्पीड डीजल हो गया, नेचुरल गैस हो गया और हवाई जहाज का जो एविएशन टरबाइन जो ईंधन होते हैं, इनको जो है बाहर रखा गया है अभी जीएसटी से। और अल्कोहल को भी रखा गया है। ये सब अभी अपना जो है जीएसटी के दायरे में नहीं आते हैं। जीएसटी लागू करने के लिए संसद से पारित विधेयक, बिल्स पास्ड बाय पार्लियामेंट टू इंप्लीमेंट जीएसटी, केंद्रीय जीएसटी विधेयक, द सेंट्रल जीएसटी बिल 2017, एकीकृत जीएसटी विधेयक, द इंटीग्रेटेड जीएसटी बिल 2017, जीएसटी राज्यों की क्षतिपूर्ति कंपनसेट करेगा। ये स्टेट का जो रेवेन्यू का लॉस होगा उसको कंपनसेट करने के लिए एक अलग विधेयक लाया गया, बिल लाया गया 2017 में। केंद्र शासित प्रदेश जीएसटी विधेयक, यूनियन टेरिटरी जीएसटी के लिए अलग से एक बिल लाया गया। ये सारे बिल पास होंगे तभी जाकर हमारा जीएसटी जो है लागू होगा। जीएसटी एक गंतव्य आधारित कर है। इसमें राज्यों के बीच विशेष रूप से विनिर्माण करने वाले राज्यों में आशंका थी कि जीएसटी को लागू करने से उन्हें राजस्व की हानि होगी। इसलिए संविधान के 101वें संशोधन के द्वारा वस्तु एवं सेवा कर को लागू करने के कारण होने वाले राजस्व के नुकसान के लिए 5 वर्षों की अवधि के लिए राज्यों को क्षतिपूर्ति की व्यवस्था की गई। यानी कि ऐसे राज्य जहां पे स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो जिन राज्यों में मैन्युफैक्चरिंग होती है तो वहां पे एक टैक्स लगता था। उस टैक्स को बोला जाता था एक्साइज ड्यूटी। तो एक्साइज ड्यूटी तो अब खत्म हो गई। तो अब उन राज्यों को जबरदस्त रेवेन्यू का नुकसान होगा। जैसे बिहार हो गया, आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, ईस्ट यूपी में तो कुछ थोड़ा बहुत है भी मैन्युफैक्चरिंग, बिहार हो गया, झारखंड हो गया। कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है ही नहीं। अब जैसे हरियाणा हो गया, हरियाणा में बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। तो यहाँ पे
हरियाणा सरकार को जीएसटी जो एक्साइज ड्यूटी बहुत ज़्यादा मिलती थी, यानी मैन्युफैक्चरिंग वो करते थे तो उनको उत्पाद कर देना पड़ता था, एक्साइज ड्यूटी देते थे। अब जो जीएसटी आने से वो एक्साइज का नुकसान हो गया, तो हरियाणा कहेगा कि नहीं भाई ये तो गलत हो गया हमारे साथ। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा ठीक है कोई बात नहीं बच्चा, हम तुम्हें जो है अगले 5 साल तक स्पेशली कंपनसेट करेंगे। इसके लिए एक्ट उन्होंने पास किया और उसको भी बिल पास किया और उसको उन्होंने दिया, कंपनसेट किया। ठीक है, जीएसटी से मुक्त कौन कौन सी वस्तुएं हैं? प्राकृतिक मधु, दूध, फूल, झाड़ू, खुला खाद्य पदार्थ, लस्सी, खुला पनीर, दही, प्रसाद, जगेरी, नमक, गुड़, स्वास्थ्य सेवाएं, काजल, चित्रकला की किताबें, शिक्षा सेवाएं, अंडा। तो ये सब जो है पैक्ड अगर फूड हैं, पैक्ड अगर खाने पीने वाली चीजें हैं तो इनमें जीएसटी लगेगा। अगर खुला बेचा जा रहा है, जैसे दूध खुला बेच रहे हैं तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। पैक करके अगर कोई चीज पैकेजिंग के साथ बेचेंगे, ब्रांडिंग करके बेचेंगे, तब आपको जीएसटी देना पड़ेगा। विश्व में सर्वप्रथम फ्रांस ने 1954 में अपने यहाँ जीएसटी लागू किया था। फ्रांस देखिए 50 साल आगे चल रहा था, 50 साल पहले कर लिया था। जीएसटी परिषद बनाई गई, जीएसटी के इस पूरे मॉड्यूल को चलाने के लिए जीएसटी परिषद बनाया गया और यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ठीक है, तो जीएसटी परिषद में कौन कौन होते हैं? तो केंद्रीय वित्त मंत्री जो होंगे इसके चेयरमैन होंगे, हमेशा इसका चेयरमैन केंद्रीय वित्त मंत्री यानी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होगा। वाइस चेयरमैन जो होगा, तो जितने हमारे राज्य हैं वहां के लोग अपना जो है राज्य के सरकार और मंत्रियों के बीच में से किसी एक को चुना जाएगा और वह जो होता है वाइस चेयरमैन होगा। सदस्य कौन होंगे? केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री तथा सभी राज्यों के वित्त कराधान मंत्री यानी यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस एंड टैक्सेशन और मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट। तो फाइनेंस और टैक्सेशन मिनिस्टर जो हैं, टैक्सेशन मिनिस्टर हैं हर एक स्टेट के, वह इसके मेंबर हो जाएंगे। और भारत सरकार यानी यूनियन मिनिस्टर जो है स्टेट फॉर जो भारत के यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस जो होंगे यह इसके मेंबर होंगे। और हर एक राज्य का फाइनेंस मिनिस्टर जो होगा वह इसका मेंबर होगा। मीटिंग के लिए जो मिनिमम सदस्यों की संख्या कितना होना चाहिए? तो जितने टोटल सदस्य हैं उनका 50% कम से कम प्रेजेंट होंगे तभी मीटिंग जो होगी। और वोट की वैल्यू क्या होगी? वोट का जो मान होगा राज्यों का 2/3 होगा यानी 66%, और केंद्र के वोट की वैल्यू जो होगी 33% यानी कि 1/3 के बराबर होगी। ठीक है, निर्णय जो लिए जाएंगे 75% बहुमत से लिए जाएंगे, जिसमें जो ठीक है। और जीएसटी परिषद जीएसटी संबंधी मुद्दों, यथाविधि, नियम और दर आदि पर निर्णय करेगी। तो यही जीएसटी परिषद जीएसटी से संबंधित कोई भी मुद्दा होगा, कोई भी डिस्प्यूट होगा उसको यही डील करेगी। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है वो हमारा इन्फ्लेशन है। ठीक है, अगला टॉपिक जो है हमारा इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन की फाइल में निकालता हूं, उसी पे हम डिस्कस करेंगे काफी डिटेल में। तो इन्फ्लेशन का तो काफी एक हिस्सा हम लोग पढ़ ही चुके हैं, इसके बारे में जान ही चुके हैं। आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए हम काफी हद तक उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है, इन्फ्लेशन क्या होता है? देखिए, मैनहट्टन एक सिटी है अमेरिका में, तो सबसे पहली बार जो है मैनहट्टन सिटी में जो है आइडेंटिफाई किया गया था इसको। ठीक है, मैनहट्टन सिटी में आइडेंटिफाई किया गया इन्फ्लेशन को। उसमें देखा गया कि मैनहट्टन सिटी में जो बास्केट ऑफ गुड्स हैं, बास्केट ऑफ गुड्स का मतलब होता है कि खाने पीने की जरूरी चीजें, मीट हो जाएगा, ब्रेड हो जाएगा, ऑयल हो जाएगा, कुकिंग ऑयल हो जाएगा, स्टोव जलाने के लिए केरोसिन ऑयल हो जाएगा, कुछ हरी सब्जियां हो जाएंगी, ये सारी चीजें जो हैं, कुछ फ्रूट हो जाएंगे, जो बेसिक चीजें होती हैं खाना पकाने के लिए किचन की, उसका मिला के एक बास्केट ऑफ गुड बनाया गया। तो यह चीज नोटिस किया गया है कि चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। पहले लोग इतना ध्यान नहीं देते थे कि कोई चीज बढ़ गया, लेकिन इकोनॉमिस्ट ने जब ध्यान दिया तो पाया कि एक ही समय में किचन की सारी चीजों का सारी चीजों का दाम एक साथ बढ़ रहा है। बास्केट ऑफ गुड्स का में जितनी चीजें हैं सबका कीमत एक साथ बढ़ रहा है। तो यह क्या फिनोमेना है? अगर मान लेते हैं कि ब्रेड का दाम बढ़ा तो हमको समझ में आता है कि इस बार गेहूं की फसल खराब हुई है, उत्पादन कम हुआ है तो इसका रेट बढ़ा है। लेकिन ओवरऑल मीट का भी दाम बढ़ गया, चमड़े का भी दाम बढ़ गया, केरोसिन ऑयल का भी दाम बढ़ गया है, हमारा कुकिंग ऑयल का भी दाम बढ़ गया, ब्रेड का भी दाम बढ़ गया है, फ्रूट का भी दाम बढ़ गया है। सारी चीजों का प्राइस क्यों बढ़ रहा है? तो जब मैनहट्टन में पहली बार अमेरिकन इकोनॉमिस्ट ने इस चीज को आइडेंटिफाई किया तो उन्होंने इस पे जो है विचार विमर्श किया और एनालिसिस किया, तो पाया कि जो है ओवरऑल प्राइस राइजिंग इन होल इकोनॉमी इज कॉल्ड
इन्फ्लेशन। पूरी अर्थव्यवस्था में ओवरऑल प्राइस राइजिंग हो रही है, पूरी अर्थव्यवस्था में ओवरऑल प्राइस राइजिंग हो रही है। इसी फेनोमेना को, इसी परिघटना को क्या कहेंगे हम? इन्फ्लेशन कहेंगे। तो निश्चित समय अवधि में वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं। सरल भाषा में अगर कहें तो इसको हम कह सकते हैं कि महंगाई बढ़ रही है। महंगाई जब बढ़ेगी तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके स्कूल की फीस बढ़ेगी, आपके जूतों का दाम, कपड़ों का दाम, पेट्रोल का दाम, बाइक का दाम, सब्जियों का दाम, अनाज का दाम, दवाओं का दाम, हर एक चीज का प्राइस बढ़ेगा, तब वो कंप्लीट महंगाई कहेगी। किसी एक वस्तु का दाम बढ़ना इन्फ्लेशन या महंगाई नहीं कहलाता है। तो अब इसका दूसरा पहलू यह हो सकता है कि पहले जो हम सामान 100 रुपए देकर ले रहे थे, अब वही सामान हम 120 रुपए देकर ले रहे हैं। पहले मैं यह बॉटल जो था 100 रुपए का ले सकता था, लेकिन कुछ दिन बाद मैं गया तो पाया कि यह बॉटल 150 का मिल रहा है। तो इसका यह मतलब होता है कि प्राइस राइजिंग हुई। दूसरा मतलब यह है कि मेरे 100 रुपए की वैल्यू घट गई है, अब सेम सामान के लिए मुझे 150 देना पड़ रहा है। इसके सापेक्ष, इसके रिलेटिव देखा जाए तो मेरे 100 रुपए की वैल्यू घट गई है। तो इस चीज को अगर देखा जाए, इस चीज को अगर देखा जाए तो क्या है? यह इन्फ्लेशन है जिसमें मुद्रा का वास्तविक मूल्य गिर गया है, यानी कि द रियल प्राइस ऑफ मनी हैज बीन डिक्रीज्ड और फॉल। दैट फेनोमेना इज कॉल्ड मुद्रास्फीति। ठीक है, मुद्रास्फीति इसको कहते हैं। अब मुद्रास्फीति के प्रकार क्या होता है? मुद्रास्फीति को कई तरह की मुद्रास्फीति होती है। कैसे कैसे होती है इसके ऊपर हम देखते हैं। पहला मुद्रास्फीति का प्रकार है कि किस कारण से हो रही है। तो कभी कभी होता है ना कि पॉपुलेशन के अंदर डिमांड बहुत ज्यादा हो गई किसी चीज की। मान लेते हैं कोरोना आ गया, ठीक है, याद रखिए डिमांड की वजह से होती है। जैसे जब लोग बहुत ज्यादा किसी चीज का डिमांड करने लगते हैं, जब किसी चीज का बहुत ज्यादा लोग डिमांड करने लगते हैं, तब जो है मुद्रास्फीति शुरू हो जाती है। यानी लोगों के पास जो है पैसा है, लोग डिमांड कर रहे हैं, मांग बहुत ज्यादा है, सप्लाई बहुत कम है। हर कोई रोटी खाना चाह रहा है लेकिन गेहूं की सप्लाई कम है, यानी मांग बहुत ज्यादा है, उसकी सप्लाई कम है, तो उसका जो है बढ़ जाएगा। दूसरा होता है लागत जनित, यानी कि कॉस्ट जो है, कास्ट बेसिस जो होता है, क्या बोलते हैं, कास्ट पुश जो है इन्फ्लेशन होती है। तो कास्ट पुश इन्फ्लेशन यह कहती है कि किसी चीज की कॉस्ट बढ़ गई। कॉस्ट इन द सेंस लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्राइज, चारों ने अपना एक साथ जो है अपना मार्जिन बढ़ा दिया। लेबर अपनी सैलरी बढ़वा लिया, रॉ मटेरियल की कीमत बढ़ गई, बैंक का लोन रेट बढ़ गया, इंटरप्राइज भी अपना प्रॉफिट ज्यादा चाहने लगा। तो ऐसे केस में जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जब कॉस्ट बढ़ जाती है तो ओवरऑल जो होता है क्या होगा? चीजों के दाम बढ़ जाएंगे। पेट्रोल का दाम बढ़ जाए पूरे देश में तो प्रोडक्शन से लेके सप्लाई, ट्रांसपोर्टेशन, सारा का सारा चीजों का रेट बढ़ जाएगा। मजदूर अपनी मजदूरी बढ़वा लें, जैसे लेबर यूनियन जो है हड़ताल करके अपनी मजदूरी बढ़वा ले, ओवरऑल जो होता है प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी। रॉ मटेरियल की कीमत बढ़ जाए, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो इसे बोला जाता है कास्ट पुश इन्फ्लेशन। इसके पीछे क्या फैक्टर काम करता है? इसके पीछे रॉ मटेरियल, लैंड, लेबर, कैपिटल का जो है कॉस्ट जो है वह मैटर करती है। ठीक है, फिर इसके बाद हो जाता है आपका मांग जनित या डिमांड पुल इंफॉर्मेशन। व्हेन डिमांड एक्सीड सप्लाई, जब सप्लाई से ज्यादा चीजों की डिमांड होने लगे तो ये क्या होता है? तब चीजों के दाम बढ़ने लगता है। प्रोडक्ट मार्केट में कम है, खरीदने वाले ज्यादा हैं, तो रेट अपने आप चीजों का बढ़ना शुरू हो जाएगा। मुद्रास्फीति जो होता है किस बेस पे, मुद्रास्फीति किस परसेंट तक बढ़ी है, यानी जो कल हमारा जो एक साल पहले जो 100 रुपए की वैल्यू थी आज क्या है। अगर वह 100 रुपए की वैल्यू 102 रुपए के बराबर हो गई, यानी यह बॉटल अगर हम 100 रुपए में पिछले साल खरीदे थे तो वही सामान आज हमको 102 रुपए में मिल रहा है। जिन जिन सामान को हमने पिछले साल 100 रुपए में खरीदा था वह सामान अब अगर हमको आज की डेट में 102 रुपए मिलेगा इस साल 2025-26 में, तो हम कहेंगे कि हमारी इकोनॉमी जो है वह क्रीपिंग इन्फ्लेशन में है। 2% का सिर्फ ग्रोथ हुआ है रोते रोते, तो यह क्रीपिंग इन्फ्लेशन है। यह टाइप ऑफ इन्फ्लेशन की बात हम कर रहे हैं। फिर चलती हुई वॉकिंग इन्फ्लेशन, अगर जो यह बॉटल, इस बॉटल जो मुझे 100 रुपए का लास्ट ईयर में मिला था, आज इसका रेट जो है 103, 105, 108 के आसपास है, तो यह वॉकिंग इन्फ्लेशन है। सबसे स्टैंडर्ड इन्फ्लेशन यही होती है। इसमें इकोनॉमी ग्रोथ भी करेगी, किसी के ऊपर दबाव भी नहीं आएगा, महंगाई भी ज्यादा
नहीं लगेगी, तो वॉकिंग इन्फ्लेशन इसे कहेंगे। फिर इसके बाद होता है रनिंग इन्फ्लेशन। रनिंग इन्फ्लेशन जो होता है 10% से ज़्यादा है। जो बॉटल मैंने जो सामान पिछले लास्ट ईयर मैंने 100 रुपए के 100 रुपए के खरीदते थे, आज सबको खरीदने के लिए मुझे 110, 115, 118 ऐसे पैसे देने पड़ रहे हैं, तो यह रनिंग इन्फ्लेशन हो जाती है। फिर अगला क्या आ जाता है, उछलती या प्रचंड मुद्रास्फीति, गैलोपिंग इन्फ्लेशन। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत तेजी से चीज़ों का रेट भागता है, इसमें बहुत तेजी से चीज़ों का रेट भागता है, ठीक है। यह रेट जो है 130% से ऊपर चला जाता है, 130% से ऊपर यह रेट चला जाता है। ऐसी इन्फ्लेशन को हम गैलोपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। फिर इसके बाद जो होता है अति हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन में जो है 80 से 100%, जो चीज़ मुझे इस साल 100 रुपए की मिली थी, अगले साल वो मुझे 200 रुपए की पड़ेगी। इस केस में यही बॉटल मैं पिछले साल 100 का खरीदा था, इस साल मुझे जो खरीदना पड़ रहा है 180, 190 रुपए का खरीदना पड़ रहा है। ये क्या हो जाता है, ये हाइपर इन्फ्लेशन, ये बड़ी खतरनाक होती है। तो मुद्रास्फीति के कारण क्या है, कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन क्या है। कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन को अगर देखेंगे तो इसके कई सारे कारण होते हैं। तो एक कारण हो जाएगा डिमांड साइड फैक्टर क्या क्या होते हैं। तो जब अर्थव्यवस्था में डिमांड जो होती है वह सप्लाई से ज्यादा हो जाए तब क्या होगा, यानी सप्लाई कम है डिमांड ज्यादा है, तब क्या होगा, प्राइस बढ़ने लगेंगे। मौद्रिक कारण, मॉनेटरी रीजन, जब इकोनॉमी में मनी की मात्रा बढ़ जाती है, यानी मनी सर्कुलेशन ज़्यादा हो गया, यानी बैंक जो है सस्ते लोन देने लगे, जिससे मार्केट में अर्थव्यवस्था में ढेर सारा करेंसी फ्लो हो गया है। और बैंक सस्ता लोन कब देंगे, जब आरबीआई उनका रेपो रेट कम कर दे, रिवर्स रेपो रेट जो है वह कम कर दे, सीआरआर कम कर दे, एसएलआर कम कर दे, तब बैंकों के पास बहुत ज़्यादा पैसा हो जाता है और वो खूब खुल के लोन बांटते हैं, क्योंकि उनको बिजनेस करना है, उनके पास ढेर सारा पैसा है, वो अधिक से अधिक लोन बांट रहे हैं, लोगों के पास ढेर सारा पैसा जा रहा है, लोग ढेर सारी चीज़ें खरीद रहे हैं, मार्केट में डिमांड बढ़ती जा रही है, जिससे महंगाई बढ़ रही है और पैसे का वैल्यू घटता जा रहा है, प्राइस ऑफ मनी जो है नीचे जा रहा है। राजकोषीय कारण, फिस्कल फैक्टर, जब सरकार सार्वजनिक व्यय पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाती है या करों या टैक्स में कमी करती है, तो लोगों के पास अधिक कैश धन उपलब्ध हो जाता है, जिससे मांग बढ़ती है और मुद्रास्फीति कम होती है। जैसे सरकार बहुत सारे मेगा प्रोजेक्ट चला दे, सरकार पूरे भारत में कहेगी कि हजारों पुल बनवा देंगे, सड़कें बनवा देंगे, स्कूल बनवाएंगे, तो जब ये सरकार ये सारा काम करेगी तो क्या होगा, सारा काम होगा तो जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा, बड़ी संख्या में लोग हाईवे बनाने में लगेंगे, बड़ी संख्या में लोग स्कूल बना रहे हैं, हॉस्पिटल बन रहे हैं, पुल बन रहा है, मेगा प्रोजेक्ट चल रहे हैं, और इस पे काम करने वालों को खूब सरकार सैलरी दे रही है, रॉ मटेरियल खरीदे जा रहे हैं, सप्लायरों का खूब प्रॉफिट हो रहा है, सरिया बनाने वाली कंपनियां खूब पैसा कमा रही हैं, सीमेंट वाली कंपनियां पैसा कमा रही हैं, सबके पास खूब पैसा सरकार दे रही है। लो तो चेक 2000 करोड़ सीमेंट फैक्ट्री को, 3000 करोड़ स्टील कंपनी को, लेबरों को भी सैलरी दे दो 5000 करोड़, सबके पास खूब पैसा है। सरकार ने मेगा प्रोजेक्ट जारी किया, अपना मेगा प्रोजेक्ट जो है चालू किया, फिस्कल फैक्टर यानी कि पब्लिक एक्सपेंडिचर सरकार ने बढ़ा दिया, पब्लिक वेलफेयर के लिए खूब काम करना शुरू कर दिया, लोगों के पास खूब सरकार का पैसा गया, सबकी पॉकेट भरी हुई है, दोनों पॉकेट। अब वो भी बाहर जाएंगे तो चीजों को क्या करेंगे, 25 पैसा का अमरूद 200 का खरीदेंगे, क्योंकि पॉकेट में पैसा, मुझे समझना ऐसा वैसा हर कोई मूड में होगा, पार्टी ऑल नाइट चल रही है, खर्चा लोग कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने सबको काम दे दिया है, खूब पैसा है सबके पास। तो सरकार जब पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पे पैसा खर्च करेगी, तो पैसा घूम फिर के मार्केट में ही जाएगा, और जब मार्केट में जाएगा, इकोनॉमी में जाएगा, तो लोग क्या होगा, डिमांड क्रिएट करेगा। फिर अमीर लोगों का अलग स्वैग है, सरकार जितने अमीर लोग हैं सबका टैक्स कम कर दे, 10% टैक्स कर दे। जैसे अभी मान लेते हैं जो बहुत अमीर हैं उनके ऊपर 30% टैक्स है, वो 1 करोड़ कमा रहे हैं और उनको वो 70 लाख ही खर्च कर सकते हैं, 30 लाख तो सरकार टैक्स ले लेगी। सरकार कहती है काम कर दो, 10 ही लाख टैक्स खर्चा करो, कम करो। तो अब जितने अमीर लोग हैं जो 70 लाख खर्च कर रहे थे, 1 करोड़ कमा रहे थे, 30 करोड़ टैक्स दे दिया, 70 लाख खर्च कर रहे हैं, सरकार ने कहा 10% टैक्स। अब वो लोग क्या करेंगे, 10 लाख टैक्स देंगे, अब वो 90 लाख खर्च करेंगे, 90 लाख अब वो खर्च कर सकते हैं। तो उनका जो है परचेजिंग पावर बढ़ गई, उनका एक्सपेंडिचर कैपेसिटी बढ़ गई, अब वो 20 लाख एक्स्ट्रा खर्च कर सकते हैं। जब वो 20 लाख एक्स्ट्रा खर्च करेंगे तो वह डिमांड करेंगे तो चीज़ों के दाम बढ़ेंगे, क्योंकि उनके पास खर्च करने के लिए ढेर सारा पैसा हो गया। तो टैक्स में कमी करके और पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाकर गवर्नमेंट जो है मार्केट में जो है डिमांड बढ़ा सकती है। और डिमांड कब बढ़ेगी, जब गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी, पब्लिक के पास पैसा जाएगा,
सरकार टैक्स कम करेगी, लोगों के पास खर्च करने लायक डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा होगी, नतीजा क्या करेंगे, वो खूब खर्चा करेंगे, जिससे मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ब्लैक मनी, ब्लैक मनी जो होता है एक समांतर अर्थव्यवस्था होती है। 2016 में जो लीगल टेंडर कैंसिल किए गए थे भारतीय मुद्राओं 500 और 1000 की करेंसी के पीछे, उसका एक कारण ये भी था, लोग ब्लैक मनी बहुत ज़्यादा यूज कर रहे थे। आज भी भारत में जो जमीन और रियल इस्टेट के सेक्टर में ब्लैक मनी का भरपूर यूज किया जाता है, ऐसा सरकार का मानना है, और सरकार इसके लिए विभिन्न प्रकार के नियम भी बनाई है। वो ब्लैक मनी क्या होता है, जिसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। अब मेरे पास ब्लैक मनी है 10 करोड़, सपोज करिए, वैसे है तो नहीं, होता तो फिर मैं पढ़ाता नहीं। 10 करोड़ है, सरकार को पता चला कि मेरे पास ब्लैक मनी है, तो सरकार सीधे सीधे मुझे फाइन और टैक्स मिला के 40% ले लेगी, यानी मेरे पास 6 करोड़ है। अगर मैं सरकार को नहीं बताया ब्लैक मनी मेरे पास 10 करोड़ पूरा है, तो मैं अपने मनचाहे तरीके से खर्च करूंगा, कैश में जाके खर्च करूंगा, खूब खर्च करूंगा, जिससे डिमांड बढ़ेगी। और सरकार के पास रिकॉर्ड भी नहीं है कि क्यों डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि वो ब्लैक मनी है, उसका रिकॉर्ड ही किसी के पास नहीं है। तो जो ब्लैक मनी होता है वह अर्थव्यवस्था में जो है एक नई अर्थव्यवस्था के साथ साथ एक समांतर दूसरी अर्थव्यवस्था खड़ा कर देता है। भूमि तथा विलासिता की वस्तुओं के खरीद फरोख्त से भरपूर जो होता है मांग बनी रहती है, और यह मांग जो होती है लीगल नहीं होती है, ये आर्टिफिशियल डिमांड होती है। तो जब सरकार ने क्या किया, जब नोट करेंसी कैंसिल किया था, तो जो लोग रियल एस्टेट के काम करने वाले थे उन लोगों ने अरबों रुपए, पूरे भारत में लाखों लोग रियल एस्टेट का काम करते हैं, और किसी के पास 10 लाख होगा 1000 और 500 की नोट में, किसी के पास 10 करोड़ भी होगा, किसी के पास 50 करोड़ भी होगा। रियल एस्टेट में तो ऐसा ही होता है, सबके नोट बराबर हो गए। अब सरकार ने कहा कि तुम्हारे पास वो नोट है, आओ बदल लो, डॉक्यूमेंट दिखाओ तुमने कैसे कमाया है, तो डॉक्यूमेंट तो कुछ है नहीं, वो ब्लैक मनी है, तो सब निष्क्रिय हो गया। ये तरीके होते हैं सरकार के ब्लैक मनी को निष्क्रिय करने का। लेकिन इकोनॉमी में अगर ब्लैक मनी है तो वह डिमांड बढ़ाएगा और इन्फ्लेशन बढ़ाएगा। जनसंख्या बढ़ने से बहुत जरूरी चीज़ें जैसे कपड़े, मकान, खाद्यान्न, इनकी कीमत स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है, जिससे मार्केट में चीजों के दाम बढ़ते हैं, इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाता है। सेम कहानी इंग्लिश में है। सप्लाई साइड फैक्टर क्या क्या होते हैं, बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो सप्लाई को प्रभावित करते हैं। जैसे जैसे क्या होगा, मानसून की विफलता, मानसून अगर खराब आ जाए तो पूरे देश में जो है खाद्यान्न का प्रोडक्शन यानी कि फूड ग्रेन का जो प्रोडक्शन है वो एकदम घट जाएगा। ठीक है, घट जाएगा, जिससे क्या होगा, फूड ग्रेन और फलों, सब्जियों और अनाज की कमी होगी और उनकी कीमत बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उनकी सप्लाई ही घट गई है तो कीमत बढ़ जाएगी। जैसे टमाटर जब बारिश के बाद खराब हो जाता है तो टमाटर का रेट क्या हो जाता है, 90 रुपए किलो, 120 रुपए किलो, क्योंकि टमाटर की सप्लाई ही नहीं हो रही है। एक छोटा एग्जाम्पल है। लेकिन जब पूरा मानसून ही खराब है तो सारी फसल एक साथ खराब हो गई, तब तो और ज्यादा रेट बढ़ेगा। अब जब सबके खाने पीने की चीजों का दाम बढ़ेगा तो हर कोई अपनी सैलरी ज्यादा चाहने लगेगा, तो ओवरऑल इस तरह पूरी इकोनॉमी पे दबाव आ जाएगा कि प्राइस राइज करो। ठीक है, आपूर्ति श्रृंखला में बाधा, हड़ताल, परिवहन समस्या या लॉकडाउन जैसी स्थितियां जो होती हैं वस्तुओं की जो है सप्लाई रोक देती हैं। इसे बॉटल नेक प्रॉब्लम बोला जाता है। बॉटल नेक प्रॉब्लम में होता है क्या कि जैसे कोई शराब की बॉटल है, उसका कार्क खोल रहे थे, वो कार्क अंदर चला गया, अब वो कार्क जो उस बॉटल पे अटक गया, वो निकल ही नहीं रहा है। तो वही बात है कि मटेरियल है हमारे पास, सब कुछ है, लेकिन सप्लाई नहीं हो पा रही है, यानी हाईवे जाम है, ट्रांसपोर्टर हड़ताल कर दिया है, लॉकडाउन लग गया है, समस्याएं हैं। हमारा बॉटल भरा पड़ा है लेकिन कार्क जो है गले में बॉटल की जो नेक है उसमें अटक गया है, तो बॉटल में तो है लेकिन निकल नहीं रहा है। तो वही स्थिति हो जाती है कि जब ट्रांसपोर्टेशन फेल हो जाता है, कुछ लॉकडाउन लग जाता है, तो खेतों में अनाज पड़ा है लेकिन वह नहीं आ पा रहा है शहरों तक, सब्जियां पड़ी हैं वो शहरों तक नहीं आ पा रही हैं, सप्लाई का इश्यू हो गया जिससे रेट बढ़ जाएगा। अमर्त्य सेन एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि जब बंगाल में भूखमरी हुई थी, अकाल पड़े थे, तो यह समस्या उत्पादन की नहीं थी, यह समस्या सप्लाई की थी। उत्पादन भरपूर हुआ था चावल का, लेकिन लोगों के प्लेट तक नहीं पहुंच पाया, बॉटल नेक प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से चावल का जो है क्राइसिस हो गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी ध्यान नहीं दिया, वो वर्ल्ड वार में लगे रहे और यहाँ पे लाखों लोग मर जाते हैं। ठीक है, ये समस्या थी। तो आगे बढ़ते हैं। जमाखोरी, व्यापारी गोदामों में बहुत सारे सामान को होल्ड कर लेते हैं जिससे उनका रेट जो है बढ़ता चाहता है, और जब वो एक तरह से आर्टिफिशियल स्कार्सिटी क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये मैन मेड स्कार्सिटी होती है जिससे सामान जो होता है जमा हो जाता है, उनका रेट बढ़ना शुरू हो जाता है, तो मार्केट में प्राइस राइजिंग हो जाती है।
आयातित मुद्रास्फीति, जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल का रेट बढ़ता है तो पूरे देश में एक साथ इकोनॉमी में प्राइस राइज बढ़ेगा। क्रूड ऑयल बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितना भी प्रोडक्शन होगा उसके पीछे ट्रांसपोर्टेशन एक बड़ा रीजन है। आप रॉ मटेरियल फैक्ट्री तक ले जाएंगे, फैक्ट्री से जो है फिनिश गुड जो है मार्केट तक लाएंगे, सब में ट्रांसपोर्टेशन लगेगा। तेल का दाम बढ़ जाएगा तो जोमेटो से जो हम खाना मंगवाते हैं उसका भी रेट बढ़ जाएगा क्योंकि जो डिलीवरी बॉय है वो भी तो तेल डलवाता है ना। तो ये जो होता है आयातित मुद्रास्फीति की है। जैसे आयातित मुद्रास्फीति, जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमत बढ़ती है तो भारत जैसे आयातक देशों में भी कीमत बढ़ जाएगी क्योंकि तेल हम विदेश से मंगवा रहे हैं, तेल महंगा होगा तो हमको वहां ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा, तो ओवरऑल इकोनॉमी में प्राइस राइजिंग हो जाएगा। सप्लाई चेन डिस्ट्रीब्यूशन, वही कहानी जो मैं बताया। मुद्रास्फीति के प्रभाव क्या क्या होते हैं, सोसाइटी पे अलग अलग तरीके से प्रभाव डालता है। कुछ लोग फायदा उठाते हैं, कुछ लोगों का इसका लॉस होता है। तो देखते हैं क्या होता है। कंज्यूमर, जो कंज्यूमर होता है, कंज्यूमर को क्या प्रभाव पड़ेगा। जब इन्फ्लेशन हाई हो जाएगा तो कंज्यूमर को क्या प्रभाव पड़ेगा। कंज्यूमर के लिए हर तरह के गुड्स और सर्विस की कीमत बढ़ जाएगी जिससे कंज्यूमर को ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। अब उसकी सेविंग कम हो जाएगी, उसकी परचेजिंग पावर घट जाएगी। ठीक है, मुद्रास्फीति के कारण या इन्फ्लेशन के कारण जो होता है कंज्यूमर की जो है परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। यानी लास्ट ईयर जितने पैसे से वो जितने सामान खरीद ले रहा था एक निश्चित अमाउंट से, उसी अमाउंट से इस साल उतने सामान नहीं खरीद पा रहा है। इसका मतलब उसका परचेजिंग पावर जो है वह घट गया। जो उत्पादक या व्यवसायी हैं ये सामान्यतः लाभ में होते हैं क्योंकि ये अपने पुराने माल को ऊंचे दाम पर बेच देते हैं, उनका जो है प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया। जैसे मैंने गेहूं उगाया, घर में रख लिया, मार्केट में गेहूं का रेट जो है 2 गुना बढ़ गया। अब मेरे घर में तो पड़ा था, मैं बेच के फायदा उठा लिया। तो उत्पादक जो होते हैं इसमें सामान्य तौर पे लाभ उठा लेते हैं। कैसे उठा लेते हैं, वो अपने पहले वाले स्टॉक को ऊंचे दाम पे बेच देते हैं जिसकी कॉस्टिंग कम थी लेकिन प्रॉफिट उसमें मार्जिन बढ़ चुका था। निश्चित आय वर्ग और पेंशन भोगी, जिनकी सैलरी फिक्स होती है, जो रिटायरमेंट के बाद जो लोग पेंशन पे रह रहे हैं उनकी सैलरी फिक्स है, उनका जो है पेंशन फिक्स आ रही है। अब उनकी तो इनकम फिक्स है लेकिन मार्केट में जो है इन्फ्लेशन रेट 10% बढ़ गया। मान लेते हैं वो 1 लाख रुपए उनकी सैलरी आ रही थी, इन्फ्लेशन रेट 10% बढ़ गया। अब उनकी सैलरी कायदे से 1,10,000 होनी चाहिए, तब वो वही लाइफ स्टाइल मेंटेन कर पाएंगे। ठीक है, अब लेकिन इसमें क्या है, वो नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से चैट बंद है क्या। ठीक है, हाँ आज इकोनॉमी का तो कवर ही हो जाएगा, लगभग सारे चैप्टर तो हो ही गए हैं। पीडीएफ में कल सुबह इसकी सब डलवा दूंगा। ठीक है, यह हो जाता है। तो जो सैलरी जिसकी 1 लाख थी, अगर इन्फ्लेशन रेट नहीं बढ़ा है, 0 इन्फ्लेशन रेट है, तो क्या होगा, तो आराम से जिंदगी चल रही है। लेकिन इन्फ्लेशन रेट 10 से 15% बढ़ गया, तो यानी 1 लाख रुपए में सारी चीजें उनका मैनेज हो जा रहा था। लेकिन जब से ही इन्फ्लेशन रेट 15% बढ़ेगा तो उनको एक्स्ट्रा 15,000 चाहिए उसी सेम चीजों को मैनेज करने के लिए। लेकिन अब वो नहीं कर पाएंगे, उन्हें अपने खर्चों में कटौती करना पड़ेगा, तब वो मैनेज कर पाएंगे। या फिर वो इनकम बढ़ाएं, लेकिन उनकी इनकम तो फिक्स है, उनकी पेंशन तो फिक्स है, वो क्या कर सकते हैं, मैनेज ही करेंगे। तो इनको जो है थोड़ा सा कष्ट उठाना पड़ेगा। उधारकर्ता और ऋणदाता, सपोज करिए कि 1 साल पहले मैं सोना खरीदने जा रहा था, मेरे पास 60,000 रुपए हैं, मैंने आपको दे दिया, आपने वो पैसा ले लिया, मैं सोना खरीदने जा रहा था। 1 साल बाद आप मुझे 60,000 दे रहे हैं कि लो राकेश सर आप अपना सोना खरीद लो। अब मैं सोना खरीदने जाऊंगा 1 साल बाद, तो क्या मैं घाटे में रहूंगा कि फायदे में रहूंगा, बताइए सोच के। लास्ट ईयर मैं सोना खरीदने जा रहा था, गोल्ड खरीदने जा रहा था, 60,000 रुपए मेरे पास थे। आपने कहा सर मुझे 1 लाख रुपए दे दो, जरूरत 60,000 दे दो, मुझे जरूरत है। मैंने आपको 60,000 रुपए दे दिया। आपने कहा सर पैसे ले लेना बाद में और फिर सोना खरीद लेना, सोने बिना कौन सा जिंदगी चल रहा है, मेरे लिए अर्जेंट है, 60,000 जल्दी दे दो। तो मैंने दे दिया। कुछ महीने बाद आप आते हैं, मुझे 60,000 देते हैं। अब 60,000 का मैं सोना लेने जाता हूं तो मुझे आधा तोला भी नहीं मिल रहा है, उस समय 1 तोला मिल जाता, कुछ 200-400 रुपए बच भी जाते। तो अगर इस तरह देखा जाए तो मेरा लॉस हो गया।
तो जो इन्फ्लेशन रेट होता है, जिस समय उधार देने वाला पैसा देता है, जो लेंडर होता है, जब एज ए लेंडर मैंने जब आपको पैसा दिया, उस समय पैसे की वैल्यू कुछ और है, उसका जो है मार्केट में मनी प्राइस कुछ और है, यानी इन्फ्लेशन रेट कुछ और है। 1 साल बाद आप मुझे उसे लौटाओगे, उस समय जो है इन्फ्लेशन रेट अलग होगा। 1000 रुपए का जो सामान मैं आज की डेट में खरीद सकता था, वही सामान 1 साल बाद खरीदने के लिए मुझे 1200 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, यानी 200 रुपए का मेरा लॉस हो जाएगा अगर 1 साल में। इसीलिए मैं आप उस पैसे पे इंटरेस्ट रेट लगा दूंगा, ताकि जो इन्फ्लेशन है वो कवर हो जाए और मुझे कुछ प्रॉफिट हो जाए। तो यहां पे देखा जाए कि उधार देने वाला हमेशा घाटे में रहता है। अगर इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाए तो उधार देने वाला घाटे में हो जाएगा, उसके पैसे की वैल्यू घट गई, और उधार चुकाने वाला फायदे में हो जाता है, क्योंकि उसे उतना ही पैसा चुकाना है जितना लिया था। तो एक्चुअल में जो पैसे की मार्केट प्राइस जो मनी की है वो 1200 है, उसे 1000 ही चुकाना है। और तो जिसने लोन लिया है वो फायदे में हो जाता है, और जिसने लोन दिया है वह घाटे में हो जाता है। तो इन्फ्लेशन का ऐसा असर पड़ता है। बचत और निवेश, जब इन्फ्लेशन हाई रेट हो जाता है तो हमारी सेविंग पे असर डालता है। जैसे मैंने कहा 1 लाख मेरी सैलरी थी, चीज़ें आराम से चल रही थी, मैं 80,000 रुपये खर्च करता था, 20,000 रुपये मैं सेविंग कर रहा था, इन्वेस्ट कर रहा था। लेकिन इन्फ्लेशन रेट 15% बढ़ गया, अब मेरे खर्चे 15% बढ़ गए। पता चला कि अब मैं 80,000 जो खर्च करता था, 92-93,000 खर्च होने लगा, मेरा सेविंग कम होने लगा। तो जब इन्फ्लेशन रेट हाई हो जाता है तो हमें चीज़ों को मैनेज करने में, अपने खर्चों को पूरा करने में ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। जब हम ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे तो सेविंग के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे पास कम पैसा होगा, क्योंकि हम अपनी ज़रूरतें भी पूरा करेंगे, सारी चीज़ों को मेंटेन भी करेंगे, तो सेविंग कम ही होगी, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट की वजह से चीज़ें महंगी हो चुकी हैं। यही होता है इसमें। आर्थिक विकास, मुद्रास्फीति जो है लगभग अगर 4% के आसपास है तो अर्थव्यवस्था में ग्रोथ का संकेत माना जाता है, क्योंकि जब 4-5% तक है, यानी कि वॉकिंग इन्फ्लेशन है, तो ऐसी कंडीशन में लगातार डिमांड भी स्लो बढ़ रही है और लोग सामान भी खरीद रहे हैं, सबका फायदा हो रहा है, इकोनॉमी में ग्रोथ हो रहा है, मांग और उत्पादन दोनों में वृद्धि को दिखाता है। ठीक है, यह चीज। वहीं पे अगर निर्यातक देखें तो उच्च मुद्रास्फीति से घरेलू वस्तुएं महंगी हो जाती हैं, जिससे विदेशी खरीदारों के लिए वे कम प्रतिस्पर्धी हो जाती हैं। ठीक है, क्या कह रहा है यह? अगर निर्यातक, ठीक है, अगर मान लीजिए भारत में कोई सामान महंगा हो गया, भारत में इन्फ्लेशन है, भारत में अगर इन्फ्लेशन है तो मान लेते हैं भारत में इन्फ्लेशन है और आप सप्लायर हैं किसी सामान के, भारत में हर चीज का रेट बढ़ गया। ठीक है, भारत में हर चीज का, ये बॉटल है, इसी का रेट भारत में बढ़ गया है। अब भारत में यही चीज जो होती है, इसको प्रोड्यूस करने में 100 रुपए खर्च, इसको बनाने में 100 रुपए खर्च हो जा रहे हैं। तो ऐसे केस में क्या होगा? चाइना में यही प्रोडक्ट है, वो 80 रुपए में बन रहा है, भारत में उतारने मतलब भारत में लाने तक का खर्चा मिला के 80 रुपए का पड़ रहा है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि घरेलू चीजें जो होती हैं महंगी हो गई हैं, तो जो विदेश से निर्यात करने वाला आदमी है वह जो है उसके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। तो विदेशों से सामान खरीदना आसान हो जाएगा। जब भारत में बनने वाली चीजें महंगी हो जाएंगी तो आप विदेशों से सामान खरीदना आसान हो जाएगा। तो ऐसे केस में क्या हो जाता है कि विदेश से सामान मंगवाने में हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो उच्च मुद्रास्फीति के से घरेलू वस्तुएं महंगी हो जाती हैं, जिससे विदेशी खरीदारों के लिए वे कम प्रतिस्पर्धी, लेस कॉम्पिटिटिव हो जाती हैं। यानी कि जब भारत में कोई चीज बन रही है तो उसकी कॉस्ट बढ़ गई है, तो अब जब हम विदेश में इसको भेज ही नहीं पाएंगे। अगर विदेश में हम भेजेंगे तो ये कम्पिटिट नहीं कर पाएगी। जैसे चाइना बना रहा है इसी प्रोडक्ट को 80 रुपए का, भारत में प्लास्टिक का रेट, लेबर चार्ज, ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ ज्यादा हो गया, जिससे भारत में 100 रुपए की बन रही है। अब चाइना भी अमेरिकी मार्केट में अपना माल भेजा, हम भी अपना माल भेजे। अब हम 100 रुपए का बनाए हैं, चाइना जो है 80 रुपए का बनाया है, तो हम अमेरिकी मार्केट में कम से कम इसका रेट 125 रखेंगे। चाइना अपने प्रोडक्ट का 80 + 25 रख के 105 रुपए रख देगा, तो चाइना का माल ज्यादा बिकेगा। तो विदेशी खरीदारों के लिए हमारा जो प्रोडक्ट कंपिटेटिव रह ही नहीं गया, वो मार्केट से बाहर हो जाएगा। तो जब घरेलू मार्केट में हाई इन्फ्लेशन होगी तो हमारे प्रोडक्ट का जो है विदेशी खरीदार
नहीं खरीदेंगे उनके लिए हमारा प्रोडक्ट जो है कंपीट विदेशी मार्केट में नहीं कर पाएगा, यह होता है। तो निर्यातकों को लॉस होगा। अगर घरेलू इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हाई हो जाए तो ओवरऑल लेबर का चार्ज, कैपिटल का चार्ज, बैंक इंटरेस्ट, फ्यूल का रेट, हर चीज का दाम बढ़ जाएगा, जिससे प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्टिंग ज्यादा हो जाएगी। और ऐसे प्रोडक्ट को जब हम अंतरराष्ट्रीय मार्केट में एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में कंपीट नहीं कर पाएगा, एक लेस कंपिटिटिव हो जाएगा, वहां फेल हो जाएगा। कहने का यही मतलब है, ठीक है। तो ये होता है। अगला देख लेते हैं, भारत में इन्फ्लेशन, भारत में मुद्रास्फीति का जो करंट सिनेरियो है क्या है। आरबीआई ने टारगेट रखा है कि हमारा इन्फ्लेशन रेट 4% के आसपास रहेगा, 1-2% ऊपर नीचे हो सकता है। तो 4% के आसपास हमने टारगेट रखा है कि हमारा इन्फ्लेशन रेट 2 से 6 के बीच में रहना चाहिए। 3.5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5.5 भी हो सकता है। तो 4 ± 2%, यानी कि इन्फ्लेशन रेट जो हमारे देश में होगा जो है ये कितना रहेगा, 4 से 2% ऊपर नीचे, 2 से 6 के बीच में ही रहेगा, ठीक है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रास्फीति की जो स्वीकार सीमा रखी है 2 से 6% के बीच में जो है रखी है, जो टारगेट रखा है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाने वाली कमेटी होती है एमपीसी, इसमें 6 मेंबर होते हैं, 3 मेंबर आरबीआई की तरफ से और 3 मेंबर जो होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, मोस्ट ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री से ही आते हैं। तो 6 मेंबर की एक टीम होती है जो डिसाइड करती है कि देश में रेपो रेट और एसएलआर वगैरह का रेट क्या होगा, यानी मॉनेटरी पॉलिसी के जो टूल्स हैं वो कैसे इंप्लीमेंट किए जाएंगे, ठीक है। इस समिति का जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो हेड होता है, चेयरपर्सन होता है, वह आरबीआई का गवर्नर होता है, ठीक है। एंकर इंडेक्स या बेस इंडेक्स जो होता है क्या होता है, आरबीआई यूज करता है सीपीआई कंबाइंड रूरल प्लस अर्बन एज द मेन इंडेक्स फॉर इन्फ्लेशन टारगेटिंग। तो आरबीआई जो होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और कंबाइंड रूरल एरिया गांवों का जो होता है वहां के कंज्यूमर का जो इंडेक्स और अर्बन एरिया शहरों के कंज्यूमर का जो इंडेक्स है, दोनों को यूज करके जो है आरबीआई अपना मुद्रास्फीति के खिलाफ या इन्फ्लेशन के अगेंस्ट अपनी पॉलिसी बनाता है इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए। तो सीपीआई कंबाइंड जो होता है, यही एग्जाम में आपसे पूछेगा कि आरबीआई जो होता है मुद्रा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए या टैकल करने के लिए कौन सा सूचकांक या कौन सा इंडेक्स इस्तेमाल करता है। तो सीपीआई कंबाइंड को यूज करता है, जिसमें ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र के इंडेक्स को लिया जाता है, यानी दोनों क्षेत्र के जो कंज्यूमर है उनके ऊपर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करके जो इंडेक्स बनाया जाता है उसका स्टडी करके अपना जो है आरबीआई जो होता है प्राइस डिटरमाइन करता है, इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए अपनी पॉलिसी अप्लाई करता है, ठीक है। गवर्नमेंट एंड आरबीआई मेजर्स, आरबीआई कैसे रोकता है, अब वही चीज है, आरबीआई और गवर्नमेंट कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेंगे। तो आरबीआई कैसे करता है, रेपो रेट, रिवर्स रेट, सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, सारा चीजें हम आपको मॉनेटरी पॉलिसी में बता चुके हैं। तो आरबीआई उनका इस्तेमाल करके रोकता है इन्फ्लेशन को। इनका मेन पर्पज क्या होता है कि अगर हम बैंक रेट बढ़ा देंगे, रिवर्स रेपो रेट को घटा देंगे, फिर इसके बाद जो है सीआरआर बढ़ा देंगे, एसएलआर बढ़ा देंगे, तो क्या होगा, बैंकों के पास पैसा जो है एकदम कम हो जाएगा। देखिए, रेपो रेट बढ़ाना और रिवर्स रेपो रेट को घटाना, दोनों का प्रभाव इन्फ्लेशन पे जो है एक जैसा पड़ेगा। रेपो रेट में क्या होता है, बेसिकली रेपो रेट में जो है रेपो रेट को बढ़ाएगा तो बैंक जो होते हैं आरबीआई से जो है वह महंगा लोन प्राप्त करेंगे। जब बैंक आरबीआई से महंगा लोन लेंगे, हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन लेंगे, क्योंकि रेपो रेट बढ़ गया है, तो अब महंगा लोन लेंगे तो आगे महंगे इंटरेस्ट पे देंगे, जिससे लोग क्या होंगे, लोन बैंक से लेने से बचेंगे, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ चुका है। और रिवर्स रेपो रेट अगर आरबीआई बढ़ाएगा तो इसका रिवर्स इफेक्ट पड़ेगा। रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई बैंकों को ब्याज देता है, तो रिवर्स रेपो रेट अगर आरबीआई बढ़ाएगा तो बैंक क्या करेंगे, अपना सारा का सारा पैसा जो है आरबीआई के पास देंगे तो उनको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, और उन बैंकों का पैसा आरबीआई के पास चला गया तो मार्केट में लोन बांटने के लिए उनके पास थोड़ा पैसा बचेगा, तो वहां भी वो अपना इंटरेस्ट बढ़ा देंगे। तो यह इसका एडवांटेज होता है। तो आरबीआई का जो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, दोनों टूल हैं और जबरदस्त टूल है मार्केट में लिक्विडिटी कम करने का, ठीक है। आगे चलते हैं, ओपन मार्केट एक्टिविटीज, वही सिक्योरिटीज बॉन्ड जो है आरबीआई बेच देता है, जिससे पब्लिक उसे खरीद लेती है, तो पब्लिक का पैसा
आरबीआई के पास आ जाता है, 5 साल 10 साल 15 साल के लिए वो पैसा होल्ड हो जाता है आरबीआई के पास। लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाती है, वो कम डिमांड करेंगे, इन्फ्लेशन घट जाएगा। फिजिकल पॉलिसी टैक्स वाला बता ही चुके हैं, आरबीआई भारत सरकार अपना टैक्स अगर बढ़ा देगी तो लोगों के पास पैसा कम हो जाएगा, पैसा कम हो जाएगा तो लोग कम डिमांड करेंगे, यानी इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। अगर गवर्नमेंट अपना टैक्स घटा देगी तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, क्योंकि डिस्पोजेबल इनकम उनके पास ज्यादा होगी, खर्च करने के लिए पैसा ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो होता है, सरकार जीएसटी कम करके वस्तुओं की कीमत घटा सकती है। अगर लोगों के पास पैसा कम है, लोग नहीं खरीद रहे हैं, तो चीज़ों का जीएसटी कम करके वस्तुओं की कीमत घटा भी सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर। इसके ऊपर हम डिटेल में बात कर चुके हैं कि पब्लिक जब सरकार चाहेगी मार्केट में पैसा लिक्विडिटी बढ़े तो मेगा प्रोजेक्ट शुरू कर देगी। मेगा प्रोजेक्ट में सरकार जो है हजारों करोड़ रुपए डाल देगी, वो हजारों करोड़ रुपए घूम फिर के इकोनॉमी में ही जाएगा। इकोनॉमी में जाने का मतलब है सबके हाथों में पैसा आएगा, लेबर जो मजदूर काम कर रहा है उसके हाथ में जाएगा, जितने सप्लायर हैं का जितने भी टेंडर लेने वाले हैं सबके हाथ में पैसा जाएगा, तो ओवरऑल इकोनॉमी में पैसे का सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, जिससे डिमांड बढ़ जाएगी। अगर सरकार इसको कम करना चाहे तो मेगा प्रोजेक्ट पे रोक लगा दे, जिसकी वजह से जो है इन्फ्लेशन कम हो जाएगी, मार्केट में पैसा कम जाएगा। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव सप्लाई साइड मेजर्स, एक्सपोर्ट पे बैन लगा दे। जो भारत से सामान विदेश चला जा रहा है, जिसकी आप भारत अपना प्याज एक्सपोर्ट कर दें तो भारत के घरेलू मार्केट में प्याज का दाम बढ़ जाएगा। सारा प्याज हम एक्सपोर्ट पे फोकस कर दें तो घर में प्याज का दाम बढ़ जाएगा, तो सरकार एक्सपोर्ट पे बैन लगा देगी कि नहीं प्याज नहीं एक्सपोर्ट करना है। तो अब कहाँ बेचेगा कोई प्याज, भारत में ही बेचेगा, तो भारत में सप्लाई बढ़ जाएगी प्याज की भरे भारत की मार्केट में। नतीजा क्या होगा कि रेट सस्ता हो जाएगा। एक्सपोर्ट बैन करने से चीज़ों का रेट गिरा लेती है सरकार ऐसे करके। रिड्यूस इम्पोर्ट ड्यूटी, कोई सामान विदेश से आ रहा है भारत में महंगा क्यों बिक रहा है, भारत सरकार ने उस पर तरह तरह की जो है इम्पोर्ट ड्यूटीज लगा दिया है, टैरिफ लगा दिया है। ठीक है, कस्टम ड्यूटी लगा दिया है। तो जो सामान भारत में 100 रुपए का आ रहा था, भारत सरकार ने उस पर कस्टम ड्यूटी लगाकर इतना ज्यादा उसका रेट कर दिया कि वो 200 रुपए का बिक रहा है भारतीय मार्केट में। सरकार चाह रही कि ये चीजें सस्ती हो जाए, रेट बहुत ज्यादा हो गया, तो सरकार क्या करेगी, इंपोर्ट टैक्स को कम कर देगी, इंपोर्ट ड्यूटीज को कम कर देगी। अब भारत में वही माल सस्ता हो गया, विदेश से आएगा, इंपोर्ट ड्यूटी कम हो गई है तो उसका रेट घट जाएगा, तो भारत में जब उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी तो उसका रेट अपने आप नीचे आ जाएगा। एक्शन अगेंस्ट होर्डिंग, जमाखोर लोग जो अपने गोदामों में चीजों को इकट्ठा करके आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट कर देते हैं, उस पर कार्रवाई करके भी उनको खत्म कर सकती है। ठीक है, तो ये तरीके होते हैं। मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन की बात करें तो मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन भारत में 2 तरीके से किया जाता है। एक होता है WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, और एक होता है जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इन दोनों टूल का इस्तेमाल करके जो है भारत में इन्फ्लेशन को मेजर किया जाता है। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भारत में इन्फ्लेशन को मेजर करने का मेन टूल क्या है, भारत में इन्फ्लेशन को मेजर करने का जो है मेन टूल क्या होता है, यह क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाएगा। ठीक है, तो भारत में जो होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो मेन टूल क्या है, भारत में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो भारत में इन्फ्लेशन को जो है मेजर करने का, मापने का जो पैरामीटर क्या क्या है। तो भारत में देखिए इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए कई तरीके होते हैं। एक होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एक होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, और एक होता है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। तो इसमें से भारत सरकार जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का इस्तेमाल करता है, और भारत सरकार जो है होलसेल प्राइस का इंडेक्स का यूज करता है। ठीक है, भारत सरकार जो है 2 चीजों का इस्तेमाल करता है। चलिए तो यहां पे लेते हैं क्या है होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या है। इसमें देखा जाता है कि थोक या फैक्ट्री स्तर पे वस्तुओं की कीमत में जो परिवर्तन हो रहा है उसे मेजर करके हम ये जान जाएंगे कि चीजों के दाम कितने घटे बढ़े हैं। तो यह तरीका होता है। इसमें जो है होलसेल या फैक्ट्री लेवल पे चीजों का जो होलसेल में क्या रेट घटा बढ़ा है उसको मेजर करके हम जान जाएंगे कि मार्केट में प्राइस रेट कितना बढ़ा है। इसमें सेवाएं नहीं शामिल होती हैं, इसमें सिर्फ वस्तुएं शामिल होती हैं। ठीक है, चलिए तो इसमें जो होता है कौन कौन सी चीजें हैं, तो इसमें जो है होलसेल प्राइस इंडेक्स में
होलसेल या फैक्ट्री लेवल पे यह मेजरमेंट लिया जाता है। थोक या फैक्ट्री स्तर पर वस्तुओं की कीमत में जो चेंजेस हुए हैं उसे मेजर किया जाता है। इसमें जो है केवल गुड्स शामिल किए जाते हैं। भारत में जो है 697 ऐसे गुड्स हैं जिनकी लिस्ट बनाई गई है। उनके रेट में जो परिवर्तन होता है, जो चेंज होता है उनके प्राइस में, उसी को मेजर करके हम यह कैलकुलेट करते हैं कि भारत में कितना इन्फ्लेशन है। तो जो प्राइमरी आर्टिकल है वो 22.6% है। 267 का 22.6% जो होगा, उतने आइटम जैसे अनाज, सब्जी, दूध, मिल्क, जो घरेलू जरूरी चीजें हैं उनको एक लिस्ट बनाया गया। फ्यूल और पावर के जो सोर्स हैं उसमें 13.1% है। इसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट हैं, जैसे जो बनाई गई कब फैक्ट्रियों में बनाई गई चीजें हैं, जैसे ब्रेड हो गया, जैसे आपका प्लास्टिक के बॉटल हो गए, जैसे आपकी कॉपी किताब हो गई, ये सारी चीजें जो है 64.2% है, जो सबसे अधिक हिस्सा होता है। इन 3 गुड्स का जो है ग्रुप बनाया गया है और इन्हीं 3 तरह के गुड्स जो हैं इनका एक ग्रुप बनाया गया है। उनके प्राइस में जो चेंजेस हुए हैं, घटा है कि बढ़ा है, उसी को मेजर करके हम यह मेजर कर लेते हैं कि भारत में जो है कितना इन्फ्लेशन है, भारत में कितना इन्फ्लेशन है। दूसरा जो तरीका होता है वह सीपीआई होता है। हाँ, इसको जो मेजर करने की संस्था है हमारे देश में, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यह दोनों यह काम करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर ये किस चीज को फॉलो करते हैं? ये WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स को फॉलो करके इन्फ्लेशन का जो है कैलकुलेशन करते हैं। वहीं जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो होता है, इसमें जो होता है गुड्स और सर्विस दोनों को इंक्लूड किया जाता है। होलसेल प्राइस इंडेक्स में सिर्फ गुड्स को इंक्लूड किया जाता है और इसमें जो है आपका जो है इसमें गुड्स और सर्विस दोनों को मेजर किया जाता है। इसको मेजर करने वाली संस्था कौन सी होती है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ MOSPI। ठीक है, ये जो है 2 संस्थाएं जो है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, ये दोनों मिलके जो होती हैं, ये दोनों मिलके CPI इंडेक्स को मेजर करती हैं। इसमें जो बेस ईयर जो है 2012 को लिया जाता है। टाइप ऑफ CPI क्या है? CPI इंडस्ट्रियल वर्कर, CPI एग्रीकल्चरल लेबर, CPI रूरल लेबर, CPI कंबाइंड रूरल एंड अर्बन। ये जो होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है। इसी को यूज करके CPI कंबाइंड रूरल और अर्बन, इन दोनों को एक साथ लेके मेजर करके RBI जो है अपना इन्फ्लेशन का रेट निकालता है। ठीक है, यह हो गया। आगे देखते हैं। PPI प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, इसको अभी भारत में जो है मेजरमेंट का टूल नहीं बनाया गया है। PPI को टूल नहीं बनाया गया है। WPI की जगह इसी को शामिल करने की बात की जा रही है और इसके लिए एक टीम बनाई गई है जो लोग अभी अपना जो है स्टडी कर रहे हैं। अगर उनकी रिपोर्ट आ गई तो फिर जो है इसको जो है कर दिया जाएगा, इसको ले लिया जाएगा। ठीक है, अभी तक जो है इसको टूल नहीं बनाया गया है। और अभी जो हमारे देश में इन्फ्लेशन को मेजर करने का बेस ईयर 2012 है, उसी के बेस पे चल रहा है। हो सकता है कि अप्रैल से जो है 22-23 को कर दिया जाए, अभी तक तो यही चल रहा है। ठीक है, आगे देख लेते हैं फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व क्या होता है? बड़ा सिंपल सा एक डायग्राम होता है। यह दिखाता है कि देश में जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो एम्प्लॉयमेंट जो है वह भी बढ़ता है, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट घटता है। जैसे देखिए कि जब इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ने का मतलब क्या है कि लोग बहुत ज़्यादा डिमांड करेंगे। बहुत ज़्यादा जब लोग डिमांड करेंगे, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे फिलिप्स कर्व को याद रखिएगा। फिलिप्स कर्व यह कहता है कि बेरोजगारी और इन्फ्लेशन में, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन में इनवर्स प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा वैसे वैसे बेरोजगारी घटेगी। इसका लॉजिक ये है कि जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो चीज़ों के दाम जो है बढ़ते हैं। चीज़ों के दाम बढ़ने का मतलब यह है कि लोग डिमांड कर रहे हैं।
सरल भाषा में एकदम एक सामान्य स्थिति में अगर देखें तो चीजों का दाम बढ़ने का यही मतलब है कि खरीदने वाले ज्यादा है, बेच और प्रोडक्शन कम है। कोई सामान जो है मार्केट में कम मात्रा में है और उसकी डिमांड ज्यादा है, ज्यादातर लोग उसे खरीदना चाह रहे हैं, ज्यादा क्वांटिटी में खरीदना चाह रहे हैं। तो यहां पे यह दिखा रहा है कि इसका यह मतलब है कि मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड है और मार्केट में वो प्रोडक्ट कम मात्रा में है, जिसकी वजह से ज्यादा लोग उसको पैसा देकर खरीदना चाह रहे हैं। पीपल आर लॉन्गिंग टू परचेज दैट प्रोडक्ट इन हाई रेट, हाई प्राइस, बिकॉज द क्वांटिटी, अवेलेबल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट इन द मार्केट इन इकोनॉमी इज लेस देन इट्स डिमांड। तो सप्लाई या प्रोडक्ट जो है मार्केट में लेस देन इट्स डिमांड है, इसकी डिमांड से कम मात्रा में जो है प्रोडक्ट मार्केट में सप्लाई हुआ है। तो यह बड़ा चैलेंजिंग चीज है। इस चीज को अगर ध्यान से देखें तो मार्केट में अगर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन क्या करेंगे, उसको सप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो सप्लाई करने की जब कोशिश करेंगे तो प्रोडक्शन बढ़ाएंगे और जब प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तभी तो मार्केट में सप्लाई होगा ना। सप्लाई मार्केट में कम है, डिमांड ज्यादा है, तो नेचुरल है कि मार्केट में जब डिमांड ज्यादा होगी तो सप्लाई कम होगी, तो सप्लाई डिमांड को मीट करना चाहेगी। तो यह मीट करने के लिए यानी डिमांड की इक्विवेलेंट सप्लाई को पहुंचाने के लिए क्या करना होगा, यहां पे करना यह होगा कि सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी। सप्लाई बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा और जब प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमको लेबर ज़्यादा चाहिए। तो जब हमको लेबर ज़्यादा चाहिए तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। यानी मार्केट में अगर इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो इसका यह मतलब है कि कंपनियां लोगों को भर्ती करके ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाह रही हैं, क्योंकि मार्केट में डिमांड है। तो जब कंपनियां लोगों को हायर करके प्रोडक्शन बढ़ाएंगी तो एम्प्लॉयमेंट घटेगा। इसका यह मतलब है कि इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट जो है वह कम होना शुरू होगा। फिलिप्स कर्व यही कहता है कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में जो है इनवर्स प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है, या दूसरे शब्दों में कहें कि फिलिप्स कर्व यह भी कहता है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, यह भी हो सकता है। तो यहां पे फिलिप्स कर्व यही कहता है कि एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन में इनवर्स रिलेशन होता है। अब जैसे इस पॉइंट को अगर देख लें, ए पॉइंट को अगर देखें, यहां पे फिलिप्स कर्व सिंपल सा एक कर्व होता है, नीचे एम्प्लॉयमेंट होती है, ऊपर की तरफ जो है इन्फ्लेशन होता है। इस पॉइंट पे इन्फ्लेशन जो है मैक्सिमम है, I=mx, ठीक है, मैक्सिमम है, इन्फ्लेशन यहां पे हाई है, या दूसरे शब्दों में कहूं कि इन्फ्लेशन यहां पे हाईएस्ट है, ठीक है। और जब नीचे आएंगे तो यहां पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कम है। अनएम्प्लॉयमेंट कहां पे है, बहुत कम है यहां पे अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए अनएम्प्लॉयमेंट तो इतना ही है ना, जब इन्फ्लेशन इतना है तो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट इतना है। फिर जब इन्फ्लेशन यहां पे आ गया, यानी कि इन्फ्लेशन जब इतना रह गया तो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा बढ़ गया। जब इन्फ्लेशन रेट एकदम कम हो गया, यहां आ गया, तो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट यहां हो गया, ठीक है, इतना। अब इतने लोग जो है वो बेरोजगार हो गए। जब इन्फ्लेशन रेट जो है और नीचे चला गया, यहां आ गया, इन्फ्लेशन जो है अब हमारा इतना ही रह गया, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना बढ़ गया। तो यह क्या दिखा रहा है, इनवर्स प्रोपोर्शनल रिलेशन बिटवीन द इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। यानी अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वह घटेगा। इन्फ्लेशन अगर घटेगा तो मार्केट में डिमांड कम होगी, मार्केट में डिमांड कम होगी तो कंपनियां जो है प्रोड्यूस नहीं करेंगी, प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो अपने एम्प्लॉइयों को या लेबर को निकालेंगी, तो बेरोजगारी बढ़ जाएगी। इन्फ्लेशन घटा मतलब डिमांड घटी, डिमांड घटी तो प्रोडक्शन घटाना पड़ेगा, प्रोडक्शन घटाने के लिए एम्प्लॉइयों को बाहर निकाल दो। तो बेरोजगारी और इन्फ्लेशन में इनवर्स प्रोपोर्शनल यानी व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। जितना इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ेगा उतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, लेकिन इसकी भी एक लिमिटेशन होती है, एक लिमिटेशन के बाद नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इन्फ्लेशन वाला पूरा चैप्टर, यहां तक पूरा का पूरा कवर हो गया। इसका पीडीएफ मैं कल डलवा दूंगा। इकोनॉमिक्स के साथ साथ इकोनॉमिक्स हमारा यहाँ पे खत्म होता है। कल सुबह हम लोग 7 सवा 7 बजे जुड़ेंगे, जिसमें हम लोग बायो पूरा कवर करेंगे और उसके बाद फिर आधे घंटे का ब्रेक लेके फिर हम लोग जो है अपना क्या नाम है उसका केमिस्ट्री भी कवर कर लेंगे। तो कल टारगेट है कि 3 साढ़े 3 घंटे हम लोग टोटल पढ़ेंगे, उतने में हमारा सारा टॉपिक कवर हो जाएगा। तो मिलते हैं कल सुबह हम लोग। धन्यवाद, टेक केयर, गुड नाइट सभी लोगों को।